सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जिस मिशन को हम लेकर के चल रहे हैं वो एक हरियाणा हित का मुद्दा है, अपनी राजधानी, अपनी हाई कोर्ट, अपनी धरती पर। तो करीबन सर इसको 1 साल हो गया है इस अभियान पे काम करते हुए, और इस मुहिम को लेकर के हम पूरे 22 जिलों में और 153 पब्लिक मीटिंग्स करी हैं। और हरियाणा के आखिरी कोनों तक, जन-जन तक हम इस मुहिम को लेकर के पहुँचे हैं। और इसके बारे में हमें ये जानना था कि हरियाणा के लोग इस बारे में क्या विचार रखते हैं, क्योंकि आज अजन्मा बच्चा हरियाणा का, अजन्मा लगा लो या जन्म होते ही लगा लो, कि उसको घुट्टी बाद में मिलती है और उसके ऊपर 3,27,000 या 3 लाख करीबन 3,30,000 के करीब कर्जे की रसीद पहले मिलती है। और पिछले साल के मुकाबले ये लगभग 30,000 ज़्यादा है कर्जा। एक जो पैदा होते ही बच्चे के ऊपर 30,000 रुपए मतलब साल में बढ़ रहा है। पिछली 23 की बजाय 2023 में करीबन ये 2,96,517 रुपए था, और आज 2024 के एंड पे या 2025 की शुरुआत में एक जो नया बच्चा पैदा हो रहा है, तो उसके ऊपर करीबन 3,27,000 के करीब कर्ज है। तो ऐसे में तकलीफ ये हो रही है कि हरियाणा की ये दुर्गति क्यों होती जा रही है, जबकि हरियाणा की 2% जनसंख्या है और जीएसटी देने में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में चौथे नंबर पे है, 35 में। 35 जो हमारी पॉलिटिकल यूनिट्स हैं, उसमें हरियाणा जीएसटी देने में चौथे नंबर पे है, जबकि पॉपुलेशन हरियाणा की 2% है। तो ये इम्बैलेंस क्यों है? तो उसमें एक मेजर रीज़न हमारे को ये लगा कि हरियाणा की राजधानी और हरियाणा की हाई कोर्ट का हरियाणा की धरती पर ना होना, एक बड़ा रीज़न है। और भी रीज़न है, लेकिन एक बड़ा रीज़न ये है। और क्योंकि आज के दिन हरियाणा के अंदर बेरोज़गारी चरम पे है। 37% 21 साल से लेकर के 42 साल तक के बच्चे बेरोज़गार हैं। ऐसे में बेरोज़गार बच्चे जो हैं, वो नशे की तरफ जा रहे हैं, और जो लायक बच्चे हैं, उनका या तो पलायन हो रहा है प्रदेश से, या फिर जो डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे। तो उनके हिसाब से सरकारों के पास कोई ऐसी मास्टर प्लान नहीं है कि रोज़गार को जनरेट किया जाए। तो ऐसे में हमारी भी हरियाणा के लोगों की एक जवाबदेही बनती है, ज़िम्मेदारी भी बनती है जागरूक लोगों की, कि हम अपने बच्चों के लिए और हम अपने हरियाणा की खुशहाली के लिए हम कुछ इसके लिए सुझाव लाएँ, कुछ एफर्ट्स करें। तो हम सब मिल-जुल करके एक साझा प्रयास ये करें कि हम अपने हरियाणा को एक समृद्ध हरियाणा बनाएँ, खुशहाल हरियाणा बनाएँ। तो उसके लिए एक ये है कि गुड़गाँव की तर्ज पे एक नया साइबर सिटी हरियाणा के बीच में कहीं पर भी ऐसा हो, जो लगभग पूरे हरियाणा के लोगों को सूटेबल हो, और जो लगभग पूरे सारे जिलों से 100 सवा 100 किलोमीटर की दूरी पे हो, ताकि सुबह लोग काम से आएँ और शाम को अपने घर चले जाएँ। तो इस मुहिम को लेकर के हमने लगभग 1 साल पहले एक शुरू की थी कि अपनी राजधानी, अपनी हाई कोर्ट ये होनी चाहिए, और हम हरियाणा के कोने-कोने में गए हैं। और इसमें हमारे को खा पंचायतों का, किसान संगठनों का और धार्मिक संगठनों का, बीसी मोर्चा, एससी मोर्चा और शिक्षण संस्थाओं का, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेजेज़ हों, बड़ा सपोर्ट मिला। जिसने भी इस विचार के बारे में सुना, तो उसने बड़ा सहयोग किया, और वो लोग अभी इस मुहिम को और भी ज़्यादा जागरूक करने के लिए काम करेंगे। ऐसा उन्होंने, जिस-जिसके पास हम गए, उन्होंने भरोसा दिलाया। ये 2-3 तरीके के नुकसान हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इतने कर्मठ हरियाणा की, जबकि हम ये कह रहे हैं कि 35 जो हमारी पॉलिटिकल यूनिट्स हैं या स्टेट और यूटीज़ की, उसमें चौथे नंबर पे हरियाणा सबसे ज़्यादा जीएसटी दे रहा है। तो इसका मतलब यही है कि हमारे पास पैसे तो हैं, लेकिन हमारी ही जो लेटेस्ट ट्रिपल पी के आंकड़े हैं, उसमें पिछली साल हम 65% जनसंख्या हमारी गरीबी रेखा से नीचे थी, और अब दिसंबर 2024 में हम 70% गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं। तो इसका जो मतलब इतना ये इम्बैलेंस है, ये क्यों है? तो इसमें एक जो मेजर रीज़न है, वो चंडीगढ़ को हम इसलिए मानते हैं कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। पूरे हरियाणा को एक तरीके से ट्रैवल करना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है। तो पहला मैं ये मान रही थी कि इतने कर्मठ और मेहनतकश हरियाणा की, समृद्ध हरियाणा की किराए की राजधानी क्यों? वो किराए की राजधानी है, वो जो हमारी वहाँ पे 2-3 बिल्डिंग्स या जो भी हैं हमारे ऑफिसेज़, वो सब लीज़ पर हैं, हमें किराया देना पड़ता है।
अभी आपने ये भी सुना होगा पिछले दिनों की नई विधानसभा बननी है और हमारे जो पिछले जो सीएम थे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने एक्सट्रीम लेवल के एफर्ट किए थे कि चंडीगढ़ की धरती पर हमारी अपनी एक विधानसभा बन जाए, लेकिन बात नहीं बन पाई। अभी हमारी जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने भी प्रयास किए, लेकिन अगर हमारा वहां पर हक है तो हमारे को 650 करोड़ रुपए क्यों देने हैं और क्यों बदले में जमीन देनी है कि हमें वहां पे 12 एकड़ जमीन हम विधानसभा के बदले में दे रहे हैं। तो वो 12 एकड़ इतनी बेशकीमती करोड़ों रुपए की जमीन, क्यों ना हम उस पैसे को अपनी धरती के बीच में जब नई बननी ही है तो क्यों ना, तो ये इससे हमारे स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचती है कि इतने समृद्ध हरियाणा की केंद्र शासित प्रदेश में दूसरे स्टेट में राजधानी क्यों बनाई जा रही है। तो ये तो है हमारे स्वाभिमान की बात। दूसरी है कि इसमें हमारा पैसा भी बर्बाद होता है कि अब कोई आदमी महेंद्रगढ़ से भिवानी, फरीदाबाद, सिरसा, एलनाबाद कहीं से भी जाए, वो 10,000 रुपए तो उसके आने जाने का खर्चा ही होगा। टोल देना, टैक्स पे उसका पैसा, फिर इतने कॉस्टली वहां पे स्टे का खर्चा है, खाने पीने का भी महंगा है। और दूसरी बात, तो ये हमारे लिए एक गैर जरूरी खर्चा है। हरियाणा की जो फिलहाल जो 70% जनसंख्या गरीबी रेखा से जा रही है, पिछले दिनों हमने आंकड़े पढ़े थे कि एशिया का ट्रिपल पी के अनुसार एशिया का सबसे गरीब राज्य हरियाणा है। तो सर पढ़ा तो नींद नहीं आई, बहुत तकलीफ हुई कि हमारा इतनी उन्नत नस्ल के लोग हैं यहाँ, इतनी अच्छी कद काठी के लोग हैं यहाँ पे, फिजिकली और मेंटली इतने हेल्दी लोग हैं, और हमारे माथे पर ये बात कि हम एशिया के सबसे गरीब राज्य में से हैं। तो सर बहुत तकलीफ होती है। और फिर जब ज्यों ही हम इसमें थोड़ा धीमा पड़ते हैं, तभी फिर थोड़ी तकलीफ होती है, हम फिर उठ के चल पड़ते हैं इस चीज के लिए, अवेयरनेस के लिए। तो हम एक अवेयरनेस एजेंसी के तौर पे काम कर रहे हैं और हम सबको मिलजुल करके हरियाणा की इस चिंतनीय स्थिति के बारे में मिलजुल करके बातचीत करनी चाहिए। तीसरा, टाइम कंज्यूमिंग भी है। इतनी दूर से जो कोई जाएगा, कोई भी मतलब आम आदमी या कोई भी, किसी भी आदमी को 3 ही लोगों से काम पड़ता है। पहला ऑफिसर से, ऑफिसर काम नहीं करते तो हम पॉलिटिशियंस के पास जाते हैं थोड़ा फेवर लेने के लिए कि जी आप फोन करो, और ऑफिसर्स ने हमारा ये काम टाइमली नहीं किया। और और हमारे जो है सिस्टम सरकारी कर्मचारियों का या ऐसा बना हुआ है कि हम काम को ना करने के लिए तो तनख्वाह लेते हैं और काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं। खैर मैं ये कोई कमेंट नहीं कर रही इस बात पे, लेकिन हमें फिर क्या करना पड़ता है, हमें सिफारिशें ढूंढनी पड़ती हैं। सिफारिशें फिर क्या होता है कि हमारे पॉलिटिशियंस के पास, पॉलिटिशियंस सिर्फ टिकट लेकर के आते हैं और वोट लेकर के चले जाते हैं, 1 महीने बाद हमें अनाथ कर जाते हैं। हमारा यहाँ पे हरियाणा में कोई पालनहार, कोई पालक, कोई सुख दुख सुनने वाला फिर होता नहीं है। तो हमें फिर चंडीगढ़ जाना पड़ता है उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए। फिर अगर इन दोनों से भी बात ना बने, तीसरा फिर हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो हमारा जुडिशरी सिस्टम भी चंडीगढ़ में ही है। तो एक फैमिली को इन 3 ही लोगों से जरूरत पड़ती है और यही तीनों लोग चंडीगढ़ में हैं। तो इसलिए हमारे को मजबूरन वहां जाना पड़ता है, जबकि हम यही कहते हैं कि चंडीगढ़ एक सुंदर शहर है, हम खुशी खुशी वहां जाएं, मजबूरी में ना जाएं। देखो सर, एक तो टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, एनर्जी बचेगी। एक हम में भी ये आएगी कि भाई देखो हमारी अपनी राजधानी है अपनी धरती पे। और तीसरी जो नेशनल टेंशन्स हैं वो भी ठीक होंगी, क्योंकि राजधानी में चंडीगढ़ पे जब भी हम विधानसभा बनाने की बात करते हैं तो हमारा बड़ा भाई पंजाब है, उससे हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो क्यों ना हम अपनी अपनी धरती पे बना ले, हमारे ही बजट से बननी है तो हम क्यों क्यों करें वहां पे जा करके। हमारे अपने पड़ोसी राज्य से रिश्ते भी अच्छे रहे। और हम तो अपने बड़े भाई पंजाब को भी यही सलाह देंगे कि वो भी अपनी धरती पे बना लें, जो पीड़ा हमारे लोगों को, पंजाब को भी वो उतनी दूरी पे पड़ती है। लेकिन ये जो है कि कौन लोग हैं जिनके लिए ये सुटेबल है, तो वो वही 3 लोग हैं, ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस और जुडिशरी। अब वो लोगों को सुविधा है, उनका तो आवाज नहीं उठाना या इस पे नहीं काम करना बनता है। वो जो 250 लोग हैं उनको तो आनंद है, मजा है वहां पे। लेकिन ये हमारे जो 2.5 करोड़ भोले भाले लोग हैं, इनको अपने भविष्य के बारे में, अपने बारे में, अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना चाहिए और इनको ये मांग के ये उठानी चाहिए।
और जब नहीं बननी है तो क्यों ना हरियाणा में बन जाए। क्योंकि हरियाणा में बनने से सर एक बात और होएगी कि गुड़गांव की तर्ज पे एक नया साइबर सिटी यहाँ बनेगा, लाखों की संख्या में रोजगार जनरेट होगा, हमारे बच्चों का पलायन रुकेगा, हमारी आर्थिक सेहत सुधरेगी, हमारे जो बच्चे नशे में जा रहे हैं तो सामाजिक ताना-बाना भी बिगड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें एक पॉजिटिविटी आएगी, इसलिए भी हम ये माँग कर रहे हैं कि ये हरियाणा के बीच में बनने चाहिए। जी। जब चंडीगढ़ में एयरपोर्ट बनने की बारी आई थी, तो ये कहा गया था कि हरियाणा और पंजाब का ये जॉइंट वेंचर होगा और इसके ऊपर दोनों की एक साझा एयरपोर्ट बनेगा जो कि चंडीगढ़ में बनेगा। लेकिन चंडीगढ़ में जो पंजाब का गवर्नर है, वही चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटर होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो जब बात आई जब बजट एलोकेशन की या वेन्यू डिसाइड करने की, तो उन्होंने जब इस पॉलिसी पे काम हो गया, इसकी अप्रूवल आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट से, फिर उन्होंने एक चंडीगढ़ के प्रशासक के तौर पे ये कह दिया कि चंडीगढ़ में जगह नहीं है एयरपोर्ट के लिए, तो फिर वो मोहाली में बन गया। अब वो दुनिया के नक्शे में चंडीगढ़ एयरपोर्ट है या मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हरियाणा का उसमें है भी नहीं है। और दूसरी बात कि हमारा वहाँ पे 224 करोड़ रुपए बजट गया हरियाणा के हिस्से का। तो 224 करोड़ रुपए में हमारी वहाँ पहचान तक नहीं है, तो क्यों ना हम अपना जो घरेलू एयरपोर्ट था, जैसे हिसार का ही था, इसका 19 बार उद्घाटन, ये लगता है बेचारा उद्घाटनों के लिए ही बना है। 19 बार उद्घाटन कर कर के ये एग्जिस्टेंस में है, इसके अलावा तो इसकी कोई है नहीं, कोई खोज खबर या कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ़ उद्घाटन करने के काम आता है। तो वो 224 करोड़ रुपए यहाँ लगते, तो यहाँ पे फिर रेवेन्यू जनरेट होता, यहाँ पे लोग आते, तो हरियाणा की सेहत फिर सुधरती। दूसरी एक हरियाणा की वहाँ राजधानी होने के बाद मतलब एक अदर स्टेट में राजधानी होने के कारण हरियाणा की अपनी पहचान नहीं बन पा रही। अब लोगों को लगता होगा कि हरियाणा की तो अपनी पहचान है, क्यों नहीं है पहचान? नहीं है पहचान, हरियाणा की अपनी संस्कृति नहीं डेवलप हो पा रही, क्योंकि हमारा हरियाणा एक बॉर्डर स्टेट है। 3-4 स्टेट्स यूपी के साथ लगते हैं, 3-4 पंजाब के साथ, 3-4 राजस्थान के साथ। अब गुड़गाँव, दिल्ली वाले अपने आप को एनसीआर का समझते हैं, सोनीपत वाले भी वहीं का, रोहतक का भी एनसीआर को, उनको हिसार के लोगों से, भिवानी, महेंद्रगढ़ वालों से कोई लेना-देना नहीं है। तो इसीलिए बॉर्डर स्टेट होने की वजह से हम उसी स्टेट की भाषा को ही हमने अपना लिया। हमारी हरियाणा की तो कह देते हैं लोग, मज़ाक उड़ाते हैं कि हरियाणा की तो भाषा ही नहीं है, हरियाणा की तो बोलियाँ हैं 4-5, जो कि हैं भी ऐसी। अगर हमारा कोई सेंटर में यूँ मान लो कि जैसे गाँव में एक पंचायत या बैठक जो होती है घर में, वो बैठक अगर हरियाणा में होगी, तो उसमें सब तरीके के लोग बैठेंगे, 2-2 4-4 शब्द, एक मिश्रित भाषा बनेगी, 2 हमारे मेवाती ब्रिज भाषा के शब्द होंगे, 2 हमारे बागड़ी भाषा के शब्द आएँगे, तो एक नई भाषा बनेगी, वो हरियाणा की बोली होगी, जो एकता के सूत्र में हरियाणा को पिरोएगी, हरियाणा के लोगों में एकता बढ़ाएगी और लोग साथ में बैठ के काम करेंगे तो एक-दूसरे के साथ में उनके रिश्ते-नाते भी होंगे, बिज़नेस इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी और हरियाणा की सेहत के बारे में एक कॉमन मंच होगा, जिस पर बैठ कर के वो हरियाणा के भविष्य के बारे में चिंतन-मनन भी करेंगे। इसलिए होना भी बहुत ज़रूरी है। होता है, जिसमें सभी भाइयों के, बहनों के बच्चे वहाँ पे बैठ जाते हैं, तो वो दादा-दादी का घर नहीं है हमारे हरियाणा के पास। सर, मैं यही कह रही हूँ कि साइज़ बेरोज़गारी का इतना बड़ा है कि किसी भी सरकार के ये वश का ही नहीं है। कभी जब तक कोई बड़ी-सी मास्टर प्लान नहीं लेकर के आएँगे, सरकारें कोई जादू की छड़ी किसी भी सरकार के पास नहीं है, तो क्यों ना कुछ ऐसा बैठ कर के बातचीत की जाए। अब ये एक तो जनता जागे, उन लोगों का ध्यान आकर्षित करे और दूसरा जो हमारे पॉलिटिशियंस में और हमारी पब्लिक्स में, जो हमारे लीडर्स में, वैसे तो वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है, एक इमोशनल गैप आया हुआ है कि नहीं सोचते, जब से ये वोट, जैसे पैसे दे करके वोट और ये सब चीज़ें चलने लगी, चलो पहले भी होती होंगी, खैर कहने का। लेकिन इसके लिए यही है कि कोई इतने बड़ी जो जो साइज़ है जो इस समस्या का, उसी साइज़ के प्लान्स यहाँ पे आएँ और उसके लिए सबसे बड़ा प्लान हमें हमें यही सूझ रहा है। और हम जहाँ कहीं पर भी गए हैं तो लोगों को ये लगता है कि फ़ॉरेन के इन्वेस्टर्स यहाँ पे आएँगे। आज हरियाणा को विदेशों में नहीं जानते, लेकिन गुड़गाँव को जानते हैं, साइबर सिटी के नाम से। आप अमेरिका में चले जाइए, इंग्लैंड में चले जाइए, वहाँ अगर आप गुड़गाँव कहेंगे तो वो लोग जान जाएँगे। हरियाणा क्यों?
क्योंकि हमारा जो गुड़गाँवा कहने का अर्थ है, मैं बार-बार कह रही हूँ, उसमें यही है कि हमारे जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयमेंट है, उससे ज़्यादा रोज़गार जनरेट गुड़गाँवा कर रहा है। इसीलिए गुड़गाँवा का मतलब है एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार। गुड़गाँवा का मतलब है समृद्धि, गुड़गाँवा का मतलब है जीएसटी, रेवेन्यू। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ऐसा-ऐसा तब हो सकता है कि यहाँ पे एक नया शहर बने और चंडीगढ़ से मच ब्यूटीफुल शहर हम बना सकते हैं। जब हमारे पास पैसा है, तो हम क्यों नहीं बना सकते? तो इसी से यही होगा कि बच्चों को रोज़गार मिलेगा, तो नशा नहीं करेंगे वो। अब तो वो उदास हैं। एक बच्चा काबिल हो गया, पढ़ लिख लिया। अब ये अभी-अभी हमारे बच्चे भर्ती हुए थे। 2011 में वैकेंसी निकली थी, पटवारी की और वो सब, और अब से लेकर के 2024 तक 13-14 साल में 13.5 लाख बच्चों ने सीईटी क्लियर किया। उसमें से सिर्फ मात्र 25,000 बच्चों को रोज़गार मिला। जो सवा 13 लाख बच्चे हैं, वो क्या करेंगे? उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको रोज़गार नहीं मिला, क्योंकि वो सामाजिक भी नहीं रहे। हमें यही रहा कि हमारे पेरेंट्स को या हमारे बच्चों को यही लगता है कि भई तुम पढ़ लो, पढ़ लिख करके तुम लायक बन जाओगे। ऐसे-ऐसे टॉपर बच्चे जो ऑफ़िसर्स लगने थे, वो सी और डी में लग के रह गए। हमारे दफ़्तर खाली पड़े हैं, ताले लग रहे हैं दफ़्तरों पे। अब सरकारें भी कहाँ से ले आएँ? क्योंकि कोई इसके बारे में कोई बातचीत करके आप विधानसभा की, आप लोकसभा की आप बहस देखते हैं, आपका टीवी तोड़ने को मन करता है। क्या कोई लेवल है? बताइए। तो ऐसे में सुध लेनी चाहिए, विपक्ष को भी, सत्ता पक्ष को भी बैठ कर के, और यूनिवर्सिटीज़ के या जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास विज़न है, उनके बारे में। नहीं तो ये जो स्थिति है, ये यहाँ पे बिहार लगा लो या यहाँ पे बांग्लादेश होने में या यहाँ इसको पाकिस्तान बनने में देर नहीं लगेगी। ये किसी के लिए अच्छी नहीं है।